फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एक्चुअली घर पहुंच चुका हूं और आज से वीडियो शूट स्टार्ट हो गया। अब कंटिन्यूस वीडियो मिलेगा। खांसी भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है और कमेंट बॉक्स के वीडियो से पहले वैसे मैं बहुत सारे वीडियो और डालना चाहता था, फिर कमेंट बॉक्स का वीडियो बनना चाहता क्योंकि ऑलरेडी मैं होटल में अभी दिल्ली में शूट करके आया था। आपको मालूम होगा रिव्यू मीट जब मेरा था तो अभी लेकिन एक कमेंट ऐसा आ गया कि जिसमें मुझे कमेंट बॉक्स का वीडियो बनाना ही पड़ा। एक हमारे फ्रेंड का कमेंट आया है, संदीप सिडाना जी, सिडाना ही शायद पढ़ेंगे इसको। इनका कमेंट आया, बहुत ही अच्छा कमेंट इन्होंने किया हुआ है कि सर जनरली क्या होता है कि जब हेडक्वार्टर डीग्रो कर रहा होता है या हेडक्वार्टर के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही होती है, टारगेट अचीवमेंट नहीं हो रहे होते, तो उस कंडीशन में कंपनीज जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को निकालने के लिए बोलती हैं, निकालने के लिए धमकी देती हैं या निकाल दिया जाता है। ऐसा सिचुएशन आप सभी लोगों ने फेस किया होगा जो एक्सपीरियंस है, और जो नए लोग हैं उनके साथ प्रॉब्लम आ रही होगी कि ग्रोथ नहीं हो रहा, उसके बाद भी उनको निकालने के लिए बार बार बोला जा रहा है। तो फ्रेंड ऐसा क्यों होता है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ही क्यों प्रेशर डाला जाता है निकालने के लिए? मैनेजर होता है, उसके ऊपर सेकंड लाइन मैनेजर होता है, थर्ड लाइन में बहुत सारे मैनेजमेंट होता है, उनको क्यों नहीं निकाला जाता? तो इसी के ऊपर बात करेंगे क्यों ऐसा होता है। तो रियलिटी ये है फ्रेंड कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा आपको लगता है। मैनेजर को भी निकाला जाता है। देखिए सबसे सेफ अगर मैं जॉब की बात करूं जो पूरी हायरार्की है, सबसे सेफ अगर किसी की जॉब होती है तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब होती है। फार्मा फील्ड के अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को इतनी जल्दी नहीं निकाला जाता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बहुत सारे मौके दिए जाते हैं, उसके बाद भी अगर चेंजेस नहीं आ रहा है, अगर कोई वो गलती कर रहा है, उसको बार बार बताया जा रहा है कि भाई इसको आप करेक्ट कर लो, इसको करेक्ट कर लो, इसको रेक्टिफाई कर लो, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं कर रहा है तो वो तब उसकी नौकरी से निकालने के लिए वार्निंग दिया जाता है। अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है फ्रेंड कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनरली उनके साथ क्या होता है, एमआरएस के साथ क्या होता है, वो इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर मीन्स जो एबीएम है, जेडबीएम है, उसके ऊपर जो भी मैनेजमेंट होते हैं ना, ये फार्मा में काफ़ी टाइम काम कर चुके होते हैं, इनको एक्सपीरियंस होता है चीज़ों को हैंडल करने का। उनके ऊपर प्रेशर आता है या उनके ऊपर कोई वो गलत काम कर जाते हैं तो उनके ऊपर कंपनी प्रेशर डालती है, तो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने आप को चेंज ला लेते हैं या ऐसा कुछ काम कर जाते हैं जिससे क्या होती है वो उस चीज़ से बाहर निकल आते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब नया होता है या 1-2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस होता है तो उनके अंदर इतनी मेच्योरिटी लेवल नहीं होता है, उनका माइंडसेट इस टाइप का नहीं होता है कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए या उनको बोला जाए कि आप भाई कंपनी छोड़ दो या कोई चीज़ को रेक्टिफाई करो, तो वो रेक्टिफाई नहीं करते हैं। देखिए ऐसे ही किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं निकाला जाता। जैसा कि संदीप जी ने कमेंट किया हुआ है कि सर डीग्रोथ होने पे, देखिए डीग्रोथ होना क्राइम है एकदम। फार्मा के अंदर या किसी भी सेल्स प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं, डीग्रोइंग हेडक्वार्टर क्राइम है। तो अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ग्रो कर रहा है बट एरिया मैनेजर डीग्रो कर रहा है, अब सिंपल सी बात है, एरिया मैनेजर तभी डीग्रो करेगा जब उसका कोई ना कोई हेडक्वार्टर उसको बहुत ज़्यादा गैप दे रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसे कंडीशन में एरिया मैनेजर की जॉब पहले जाएगी एमआर के कंपैरिजन में। एमआर कोई डीग्रोथ दे रहा है, बार बार उसको बोला जा रहा है, चलो ठीक है एमआर ठीक, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सही है, उसको सेकंड लाइन मैनेजर ने भी देखा है, एनएसएम ने देखा है, और मैनेजर अपना ब्लेम सीधे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर डाल रहा है कि सर इसकी वजह से मैं बार बार डीग्रोथ जा रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल जो उसके ऊपर ही बंदा बैठा हुआ वो भी देख रहा है कि क्या एबीएम अपना काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एबीएम के अंदर फॉल्ट है तो उसको भी निकालने की धमकी दी जाती है, निकाला जाता है, बट वो क्योंकि अपर मैनेजमेंट की बात होती है आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सामने जनरली एरिया मैनेजर को कुछ नहीं बोला जाता। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, रेपुटेशन की बात होती है। कभी किसी जूनियर के सामने उसके सीनियर को डांटा नहीं जाता। एरिया मैनेजर को अगर डांटना है, कुछ बोलना है या कुछ भी कहना है तो भाई वो एमआर के सामने नहीं बोला जाता, वो सेपरेटली मीटिंग के अंदर या रिव्यू मीट के अंदर अलग से बुला के बोला जाता है। आप भी सीनियर हो जाएंगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। तो इसलिए आपको लगता है कि एरिया मैनेजर या अपर मैनेजमेंट की जॉब नहीं है। हर आदमी की जॉब खतरे में है अगर वो सेल्स परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है फार्मा के अंदर, तो फार्मा ने किसी भी फील्ड के अंदर। अब 2-3 फैक्टर आते हैं। एक तो जैसे आपने बताया डी ग्रोथ वाले कंडीशन में फ्रेंड क्या होते हैं, एबीएम हो जेडबीएम हो, आपको एक मौका देते हैं सुधरने का इन द सेंस आप यार फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, अगर ट्रेडिंग का बेस नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग का बेस नहीं है, किसी बंदे ने उस हेडक्वार्टर के अंदर काम किया होगा, सिंपल सी बात है सेल जनरेट किया होगा, इसका मतलब यह है कि उस हेडक्वार्टर के अंदर पोटेंशियल तो है, ठीक है। डॉक्टर वहां प्रिस्क्राइब पहले करते थे, लिखते थे, उस हेडक्वार्टर के अंदर दम तो है यार। डॉक्टर पहले लिखता था, अब आप आए हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन जनरेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप
उसके इक्वल काम नहीं कर पा रहे हैं या और प्रिस्क्रिप्शन जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो हेडक्वार्टर डीग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम आप में है, हेडक्वार्टर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। वो तो जस्टिफाई आदमी कर लेगा, कंटिन्यूस आपको थोड़ा मौका देगा 4-5 महीने के अंदर, अगर आप ग्रो अप नहीं कर पा रहे हैं तो। सेकंड थिंग होती है कि आपको फिर समझाया जाएगा भाई इस चीज़ को फॉलो करो, डॉक्टर को आप रिमाइंडर कार्ड लगाओ, कुछ सिलेक्टेड डॉक्टर के ऊपर या कुछ एक्टिविटी के ऊपर फोर्स किया जाएगा आपको। उसके बावजूद भी डेली आप फॉलो अप लिए हर एक एक्टिविटी के लिए आपके ऊपर मतलब जो अपर मैनेजमेंट होगा आपके ऊपर बिल्कुल लग जाएगा डेली फॉलो अप के ऊपर। और यही जो डेली फॉलो अप होता है, इसमें जो समझदार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो तो झेल लेता है इस चीज़ को। जो इमेच्योर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फ्रेंड, वो वहीं क्विट कर जाते हैं कि जब डेली फीडबैक मंगाया जाता है ना, तब वो उनको लगता है कि ये मुझे परेशान किया जा रहा है। एक्चुअली वो परेशान करने का तरीका नहीं होता, वो तरीका होता है कि आप जिस वे में हम चाहते हैं वो उस वे में काम करें ताकि सेल जनरेट किया जा सके। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैनेजर आपसे एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर जो पोस्ट है उसको भी एक्सपीरियंस है, तो वो अपने तरीके से, फिर पहले तो आपको अपने तरीके से काम करने की फ्रीडम होती है जब तक आप सेल कर रहे होते, क्योंकि आप सेल परफॉर्म कर रहे होते। लेकिन जब सेल डेवलप नहीं हो रही होती, फिर एरिया मैनेजर या उसका अपर मैनेजर अपने टेक्निक यूज करते हैं कि भाई अब तो अपने तरीके से आपने ट्राई कर लिया, अब हमारा जो टेक्निक है आप उसको यूज करो। एक्टिविटी जितनी होगी उसके लिए आपको एकदम स्ट्रांगली फॉलो अप किया जाएगा, डेली कॉल्स एनालाइज की जाएगी, आपने कितने कॉल किया, कितना पीओबी किया, मीन्स कंटिन्यूस आपके ऊपर मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग स्ट्रांग होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो कंटिन्यूस फॉलो अप देते हैं, जितना बोला जाता है पूरा करते हैं और सेल भी जनरेट कर लेते हैं। क्योंकि आप रेगुलर चीज़ें करने लगेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप फील्ड के अंदर इतना स्ट्रांग फोकस होने के बावजूद भी अगर आप काम कर रहे हो सेल जनरेट ना हो। ये तो इम्पॉसिबल के बराबर है फ्रेंड। आप किसी डॉक्टर के पीछे पड़े हुए हैं तो 101% मैं बता रहा हूँ कि वहाँ से सेल निकलना ही निकलना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप बिना मन से काम कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो अलग बात है। बट अगर आप मन से काम कर रहे हैं और उसमें दिमाग लगा रहे हैं कि हाँ यार इस तरीके से सेल नहीं आ रही, चलो कुछ और ट्राई करते हैं, इस तरीके से नहीं आ रही, कुछ और ट्राई करते हैं, तो ऐसे ट्राई करते करते आपको 2-4-6 महीने बीत जाएंगे, लेकिन 100% आप सेल जनरेट कर पाएंगे। दूसरा क्या होती है कि सिचुएशन लो पीसीपीएम हेडक्वार्टर होते हैं। कुछ हेडक्वार्टर ऐसे होते हैं जिसमें कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हमने रख दिया, सपोज दैट अब लो पीसीपीएम है, 20-30 हज़ार, 40 हज़ार या 50 हज़ार की सेल हो रही है। क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी का अगर 1 लाख के नीचे हेडक्वार्टर रन कर रहा है, मीन्स 1 लाख के नीचे अगर सेल हो रही है और उस पर अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है, 5%, 10%, 15% नहीं है, अगर उसमें 30-40% का ग्रोथ नहीं आ रहा, जो 1 लाख के बिलो वाले टेरिटरी है, तो इसका मतलब है कि प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है वहाँ पे। ये 100% श्योर है। क्योंकि आज के टाइम पे 40-50 हज़ार सेल करना है, एक छोटी पीजी बेस्ड जो कंपनीज होती हैं वो भी कर ले जाती है, लेकिन एक अच्छी कंपनी का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या मिडिल कंपनी का एमआर जो है, अगर 50 हज़ार भी सेल अपने कंसिस्टेंटली नहीं ला पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्किंग में प्रॉब्लम है। फिर वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सिंपली बिना कुछ कहे हुए क्लैरिफाई किया था कि वो जो है वर्क नहीं कर रहा है फील्ड के अंदर प्रॉपर वे में, कंपनी की जो पॉलिसीज है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो कंपनी या अपर मैनेजमेंट उसको टॉलरेट नहीं करती है। कुछ टाइम देती है कि भाई 5 महीने 6 महीने आप ट्राई करो, उसके बाद भी अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो फिर यार कोई टॉलरेट नहीं करेगा। सिंपल सी बात होती है, वो आप चाहे हो या कोई मैनेजर ही हो, मैनेजर अगर ग्रोथ नहीं दे रहा, जैसे आपने बोला कि अगर टेरिटरी ग्रो नहीं कर रही सर एमआर को निकाल दिया, जैसे उन्होंने कमेंट किया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, अगर एज ए एबीएम, कई बार क्या होता है एबीएम ग्रोथ दे रहा होता है, आपको पता नहीं चलता। एबीएम, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं एज ए एबीएम तो कंपनी ग्रोथ दे रहा हूं ना, अब मेरी टेरिटरी के नीचे जो प्रॉब्लम है वो मेरी हेडेक है, मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसको कैसे रेक्टिफाई करता हूँ। मैं चांस लूंगा, अगर मेरे अंडर में 4-5 लड़के हैं, कोई लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैं उसको बार बार मौका दे रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, वो अगर चेंज नहीं हो रहा या परफॉर्मेंस नहीं आ रही, सिंपल सी बात है, मैं वहाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चेंज करके देखूंगा, 1 चेंज करके देखूंगा, 2 चेंज करके देखूंगा, 3 चेंज करके देखूंगा। बट अगर मैं रेक्टिफाई नहीं करूंगा तो इंप्रूवमेंट तो आएगी नहीं। क्योंकि अगर आप सेम चीज बार बार कर रहे हैं, वही गलती बार बार कर रहे हैं, तो अलग रिजल्ट कहां से आ सकता है। अगर आपको अलग रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ न कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। आप काम वही हर बार कर रहे हैं और सोच रहे हैं, उम्मीद ये कर रहे हैं कि एक मुझे दूसरा रिजल्ट मिल जाए। तो फ्रेंड, जब कभी रिजल्ट नहीं आता है फील्ड को, हमें अपने आइडिया, अपने तरीकों को चेंज करना पड़ता है। सेम तरीके अपना के अलग रिजल्ट नहीं मिल सकता है, अलग रिजल्ट पाने के लिए अलग तरीके अपनाना पड़ेगा। तो संदीप जी, मुझे लगता है आपको उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा कि डिग्रोथ होता है तो क्यों एमआर को निकाला जाता है। वो सबको निकाला जाता है। आपको अगर लग रहा होगा कि आपको मैनेजर आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसा नहीं। मैनेजर ज़्यादातर कंडीशन में आप सब लोग अवेयरनेस सबके अंदर है जो है, तो परेशान नहीं किया जाता, वो आपके ऊपर मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है।
जब आप मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है, आपसे डेली फीडबैक, कैंपेन फीडबैक, जो भी एक्टिविटी आ रही, सबके लिए आपको फोर्स करना शुरू कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कि नहीं मुझे परेशान किया है, एक्चुअली परेशान है सेल निकालने के टेक्निक्स हैं, ठीक है। तब मैनेजर अपने ऊपर वो ले ले, क्योंकि कंपनी से ऑलरेडी मैनेजर के ऊपर भी प्रेशर रहता है ना, आपको वेट कर क्यों डिग्रो कर रहा है, वो एवरी मंथ रिव्यू में जा रहा है और आपके लिए क्या वो एक्सक्यूज देगा बार बार, ठीक है। वर्क कर रहे हैं तो सेल तो आनी चाहिए। हाँ 2-4-6 महीने की बात अलग है, 6 महीने सफिशिएंट टाइम होता है आपको टेरिटरी को जानने के लिए, सेल जनरेट करने के लिए, कस्टमर जानने के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए कुछ और कमेंट ले लेते हैं। सर ट्रेडिंग एंड कटिंग के ऊपर आप वीडियो बनाओ, प्रभाकर शुक्ला जी का कमेंट है। ट्रेडिंग या ट्रेडिंग कटिंग के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो प्रभाकर जी बना चुका हूँ। ट्रेडिंग के ऊपर क्या आप जानना चाहते हैं, अगर क्लियरली मुझे एक्सप्रेस करें कि हाँ सर मुझे ट्रेडिंग के बारे में जानना है या ट्रेडिंग में क्या कैसे हो, तो उसमें बताऊं, क्योंकि 2 वीडियो ऑलरेडी ट्रेडिंग के ऊपर पब्लिश हो चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। इसमें फिर बेस्ट क्रिएशन का कमेंट है, सर डी फार्मा का भी स्कोप है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में। हाँ भाई बिल्कुल, डी फार्मा करके आराम से आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट ले लेता हूँ। नेक्स्ट कमेंट है प्रदीप ठाकुर, सर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी सिस्टम के बारे में उन्होंने कहा वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो एक्चुअली क्या है, बॉडी सिस्टम के ऊपर यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़े हुए हैं इस टॉपिक के ऊपर, इसलिए मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो, क्योंकि फिर टीचिंग वाला वो सब्जेक्ट हो जाता है, मेरे पास बोर्ड वगैरह भी नहीं है, और ऐसे मैं बताऊँगा आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बोर्ड मैं जब ला लूँगा तो बोर्ड के ऊपर मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाने वाली होती हैं। व्हाइट बोर्ड की मुझे रिक्वायरमेंट है, अभी देहरादून गया था बट सामान इतना ज़्यादा हो गया कि मैं ला नहीं पाया, मेरा बोर्ड वहीं पड़ा है। खैर मैं यहाँ पे प्लान यही कर लिया हूँ, नया बोर्ड लूँगा तो उस पर मैं बताऊंगा। बट बॉडी सिस्टम यार, आप बस जो मेरा 100 वीडियोज़ का सीरीज चल रहा है उसी में मैं स्मॉल में बॉडी सिस्टम कवर करूंगा, ब्रीफ में जितना आपको ज़रूरत हो, जिससे आप इंटरव्यू क्रैक कर जाओ, तो उतना मैं फ्रेंड कर लूँगा उसी में, ठीक है। और डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो आप यार बहुत सारे वीडियोज हैं, आ जाके देख सकते हो क्या उसके ऊपर बनाए फिर वीडियो। फिर टीचिंग वाले सिस्टम में चला जाता है, उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। मेक वीडियो फॉर कंज्यूमिंग डॉक्टर, डियर मैं कंज्यूमिंग डॉक्टर के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। विश्वरंजन जिनका कमेंट आया, ऑलरेडी आप वीडियो को प्लेलिस्ट स्क्रॉल करके देखिए, उसमें बना चुका हूँ इस कंज्यूमिंग डॉक्टर के लिए। उसके बाद आया है फारूक अहमद जी का कमेंट, प्लीज़ एक्सप्लेन इंग्लिश। इसका मतलब ही मुझे समझ में नहीं आया फारूक जी, आप दोबारा एक्सप्लेन करिए आपकी क्वेरी क्या है। प्लीज़ एक्सप्लेन इंग्लिश, इसका समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ प्रोवाइड योर नंबर, वो पॉसिबल नहीं है, आप लोग बार बार नंबर मांगते हैं। तो फ्रेंड जैसा मैंने कहा इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे आप चैट कर सकते हैं। अर्नव मौर्य जी का कमेंट आया है कि सर इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, प्लीज़ रिप्लाई, क्योंकि मेरा इंटरव्यू मंडे को है, प्लीज़ रिप्लाई। अर्नव जी ऐसे हम क्वेश्चन नहीं बता सकते कि किस इंटरव्यूअर को, कौन इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2-4 क्वेश्चन जो कॉमन होते हैं वो मैंने आपको कमेंट में बता दिया था कि कॉन्फिडेंस जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है। इसके अलावा कॉमनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाके देख लो। वो ज़्यादा वहाँ कमेंट में इतना ढेर सारा लिखना भी फ्रेंड पॉसिबल नहीं होता, तो ऑलरेडी इसलिए मैं वीडियो उसके लिंक पेस्ट कर देता हूँ, आप उसको जाके दोबारा देख सकते हैं। नीरज जी का कमेंट है, सर वेटरनरी में ग्रोथ है। वेटरनरी के बारे में यार मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो अपना हेल्थ केयर का सिस्टम है ह्यूमन वाला, इससे ज़्यादा ग्रोथ जो है वेटरनरी में नहीं है। थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है कि यार वहाँ बहुत लंबा एरिया कवर करना पड़ता है, तो इतना ईजी नहीं होता काम करना। प्लस वही है कि लेवल वहाँ पे गाँव देहात के डॉक्टर होते हैं और फिर उसी लेवल में जाके आपको बात करना होता है, तो पर्सनल ग्रोथ जो मुझे लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है फिलहाल। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। अक्षय मोदा जी का कमेंट है, इनका पहले भी कमेंट आया था रिज्यूम बनाने के ऊपर। डियर क्या बताऊं, ऐसा बिजी शेड्यूल चल रहा है कि रिज्यूम वाला वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। चलिए लेकिन ये है कि 1-2 दिन के अंदर ही अक्षय 100% मैं बोलता हूं कि वीडियो आ जाएगा। आज ही कल मैं रिज्यूम के लिए वीडियो शूट कर लूँगा और आपको मिल जाएगा। उसके बाद रिका चक्रवर्ती का आया है कि संडे को फील्ड में ऑफ रहता है। हाँ डियर, संडे को ऑफ रहता है, इवन संडे को नहीं, बहुत सारी कंपनी में सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहता है। 2nd and 4th सैटरडे ऑफ रहता है और संडे को ऑफ रहता है। और जितने भी गेस्टेड हॉलीडे होते हैं 10 हॉलीडेज आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको छुट्टी मिलती है। बाकी लीव के बारे में जानना हो तो लीव वाला मेरा वीडियो है, उसको जाके आप देख सकते हैं। लीव के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। सर नमस्ते, ये स्नेहाशीष झा का कमेंट है, आई एम फ्रॉम बंगाल, क्या एबीएम और आरएसएम घर में मंथली कितने दिन रहते हैं, क्या होल मंथ बाहर जाना पड़ता है? नहीं भाई, बिल्कुल होल मंथ बाहर नहीं जाना पड़ता, लेकिन क्या एबीएम का एरिया थोड़ा छोटा होता है, 5-6 हेडक्वार्टर होते हैं, तो 5-6 हेडक्वार्टर में जो हेडक्वार्टर नज़दीक, एक हेडक्वार्टर तो होम हेडक्वार्टर हो जाएगा, जहां आपको 10 दिन काम करने की परमिशन होती है। एबीएम को 10 दिन वो अपने हेडक्वार्टर पर रह के काम करता है।
उसके बाद जो 14 दिन बचते हैं उसमें अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड कर लिया जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे मैं अपनी बात करूँ खुद, तो मेरे पास 2 हेडक्वार्टर ऐसे हैं जो थोड़े नज़दीक हैं, जहाँ मैं जाके आ सकता हूँ। तो कई बार ज़रूरत रहती है तो वहाँ स्टे भी कर जाता हूँ, अदरवाइज जाता हूँ और चला आता हूँ। बट 2 हेडक्वार्टर मेरे दूर हैं जो 100 किमी प्लस में है, तो मुझे जाके वहाँ स्टे करना ही पड़ता है। तो हफ्ते में समझ लीजिए कि लगभग जब वहाँ के टूर होता है 1 वीक का टूर, तो वो दोनों हेडक्वार्टर पास पास में है, दूर है, तो एक हफ्ते के लिए बाहर जाता हूँ, मंडे को पहुंचता हूँ, सैटरडे को वापस चला आता हूँ, ठीक है। और बाकी जगह मैं घर से अप डाउन कर लेता हूँ। सेम आरएसएम की अगर बात करूँ तो आरएसएम के जो नियर बाई हेडक्वार्टर होगा वहाँ जाके चला आ सकता है, इसी बात है 70-80 किलोमीटर हम जाके आ सकते हैं। बट 100 या 100 किमी के अबव अगर जाना है तो फिर वहाँ से लौटना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड जाने आने में, ट्रेवलिंग में अगर आप टाइम स्पेंड कर देंगे, कब अपना लैपटॉप वर्क करेंगे, कब जो है आप बहुत सारे और वर्क होते हैं वो कब फील्ड वर्क करेंगे। अगर 4 घंटे 5 घंटे आपको जाने में लग गया, 4-5 10 घंटे का आपने ट्रेवलिंग में स्पेंड कर दिया, तो आप वर्किंग कब करेंगे और लैपटॉप वर्क कब फिनिश करेंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए ज़्यादातर जो अपर मैनेजमेंट होता है, मीन्स जो आरएसएम होते हैं या उसके ऊपर वाले जो फील्ड वाले लोग होते हैं, जनरली जो है वो हेडक्वार्टर में जाके स्टे ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टे करने में क्या होता है, वो टाइम की बचत होती है, और टाइम इज़ द मनी, ठीक है, टाइम की वैल्यू होती है। उसके बाद खोज विज्ञान जी का कमेंट आया, भाई व्हाट्सअप नंबर दो ना यार। अरे खोज विज्ञान जी, मैं नंबर नहीं दे सका व्हाट्सअप यार। मैं व्हाट्सअप दिखाऊं क्या अपना? अभी भरा पड़ा, एक बार दिखाया तो दिखाई देता हूं आप लोगों को। व्हाट्सअप इतने मैसेज होते हैं डियर। चलो अगर दिख रहा हो, स्क्रीन दिख रहा है क्या? अब देख लो, इसमें मैंने दिख नहीं रहा है शायद प्रॉपरली। आप देखेंगे तो ग्रीन से थोड़ा बहुत दिख रहा है। इस पर देखिए पूरा मैंने पढ़े भी नहीं है, इतने व्हाट्सअप के मैसेज है, ठीक है सारे। देखो कोई स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, ग्रीन आता, इतने मैसेज हैं भाई मेरे पास कि मैं डेली का 400-500 मैसेज आता है। मैं डेली डिलीट करते करते ऊब जाता हूँ उन मैसेज को, ठीक है। फ़ोन भी क्या है कि फुल हो जाएगा। मैं परेशान हो जाऊंगा अगर व्हाट्सअप नंबर शेयर करने लगा तो। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर चैटिंग से जो भी बात करनी है आप मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास वहाँ टाइम फ्रीडम होता है। जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ, फ्री रहता हूँ तो डायरेक्ट ही चैट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। खांसी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई। चलिए, वेद प्रकाश जी का है, सर देयर इज ए प्रॉब्लम दैट आई एम नॉट एबल टू फाइंड 50 to 100 इंटरव्यू क्वेश्चन, प्लीज आई नीड योर हेल्प। तो डियर, जैसे हमने वेद प्रकाश जी आपको मैंने कमेंट करके बताया, अभी 50 से 100 वाला वीडियो डाल ही नहीं पाया हूँ यार। क्या होता है ना, आप लोगों की तरह मैं भी वर्किंग पे रहता हूँ यार, और उसमें बीच में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। प्लान था फर्स्ट वीक में पूरा फिनिश कर दूंगा वीडियो, बट मैंने वीडियो बहुत शूट करने की कोशिश किया, शूट ही नहीं हो रहा था। इतनी ज़्यादा खांसी आ रही थी, तो इसलिए नहीं हो पाया। अभी खैर काफ़ी हद तक ठीक हो गया हूँ, तो बहुत ही जल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड 100 वीडियो सीरीज बहुत ही जल्दी मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि न्यू ईयर पे फ्रेंड, जो लोग पूरा यहाँ तक वीडियो उन्होंने देखा है, न्यू ईयर पे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट लेके आने वाला हूँ। सभी के लिए वो गिफ्ट होगा बिल्कुल अमेजिंग। आप अभी सोच नहीं सकते। कुछ लोगों का अगर दिमाग में आइडिया आ रहा है क्या गिफ्ट हो सकता है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या गिफ्ट मैं लेके आ रहा हूँ। इतना बता देता हूँ, हिंट दे दूँ कि वो गिफ्ट सभी के लिए होगा और बहुत ही ज़बरदस्त होगा। जब कंपनी से निकालें तो रिजाइन दें या टर्मिनेशन लेटर मांगे। तो फ्रेंड, अगर कंपनी से आपको निकाला जा रहा है तो एक चीज़ मैं बता दूं, कभी भी कंपनी टर्मिनेट नहीं करती है। टर्मिनेट करने के लिए बहुत सारे मैनेजर होते हैं जो उल्टे सीधे तरीके के होते हैं। वो आपको बार बार धमकी देंगे कि आपको टर्मिनेट करा देंगे, कंपनी से टर्मिनेट करा देंगे। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, टर्मिनेट कंपनी से नहीं कराना। टर्मिनेट कंपनी से कराना मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ये इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है, कराना मतलब बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है। ये लास्ट केस होता है टर्मिनेशन की, जब आपके पास कोई फ़ोन किया जा रहा हो, मेल किया जा रहा हो और 15-20 दिन तक कम से कम आप कंटिन्यूअस रिप्लाई ना कर रहा हो। इवन दैट आपके उसके बावजूद भी आपके घर पे लेटर भेजा जाएगा प्रॉपरली कि आप इसका रिप्लाई दीजिए, उसके बाद भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तब जाकर कंपनी टर्मिनेशन लेटर भेजती है। तो आपने अपने दिमाग में ये तो सेट कर लीजिए, टर्मिनेट करना किसी कंपनी के लिए इतना आसान नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बात होती है रिजाइन करने की। चलिए इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डिटेल बनाएंगे। इतना मैं बता दूं, कंपनी से रिजाइन ही करना चाहिए अगर एडवर्स सिचुएशन आ जाती है तो, और तभी रिजाइन करना चाहिए जब आपके हाथ में दूसरी जॉब है। कितनी भी एडवर्स सिचुएशन चल रही हो, आप तब तक रिजाइन मत करो जब तक आपके हाथ में दूसरी जॉब ना हो, ठीक है। उस जॉब में जहां कर रहे हो, एडवर्स सिचुएशन है, सेल के लिए बोला जा रहा है, किसी तरह मैनेज करते रहो। जहां जितना सेल निकाल सकते हो निकाल के देते रहो, इतना करते रहो, काम चल जाए, ठीक है। बट कभी भी एक्साइटमेंट में आके, गुस्से में आके कभी भी रिजाइन नहीं करना चाहिए। वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम होता है। एक जॉब मिल जाए फिर आराम से रिजाइन कर दो। चलिए इस
कमेंट के साथ ही एंड करते हैं, क्योंकि अब पीछे कमेंट का जो है वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, रोहित भगत जी का ये कमेंट था, इसको मैंने रिप्लाई कर दिया था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स के जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा हुआ उनको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा, काफ़ी नॉलेज मिला होगा, मैं उम्मीद यही करता हूँ। और दोनों जो मेरे कमिटमेंट है वो बहुत ही जल्दी फुलफिल होने वाले हैं, क्योंकि मैं काफ़ी बोल पा रहा हूँ। खांसी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी फ्रेंड कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था। मेरा मोबाइल एक्चुअली ख़राब हो गया है। अभी मैं ब्लॉग का वीडियो मतलब एक्चुअली मीटिंग का वीडियो पूरा बनाना चाह रहा था, थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट भी किया, उसके बाद मोबाइल डेड हो गया। अभी मैं देहरादून बहुत अच्छे से घूम टहल के आया हूँ, लेकिन एक भी पिक्चर नहीं डाल सकता, क्योंकि पिक्चर एक्चुअली मैं टेक ही नहीं कर पाया वहाँ पे, मोबाइल ख़राब होने की वजह से। स्नोफॉल भी हुआ, बारिश भी हुआ, बहुत इंजॉय मैंने किया वहाँ पे। ठीक है, और जब भी मुझे टाइम मिल रहा था चलो मैं वीडियो डालूँ, बट मेरा मोबाइल ही स्विच ऑफ था, डेड था, तो इसलिए कुछ नहीं हो सकता था। फिलहाल प्लान यही है कि अभी नया मोबाइल लूँगा, वो भी नेक्स्ट मंथ से, मीन्स जनवरी में लेने का पूरा प्लान है, क्योंकि इस मोबाइल से अभी आउटडेटेड हो गया और काम चल नहीं पा रहा है मेरा। तो अच्छे कैमरे वाला मोबाइल लेता हूँ, जिससे आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी मिले। और इस मोबाइल का टाइम खत्म हो, कभी ऑन हो जाता है तो वीडियो शूट कर लेता हूँ, नहीं ऑन होता तो चलता रहता। कुछ और काम कर रहा हूँ जिसका अनाउंसमेंट जैन फर्स्ट वीक में मिलेगा आपको। तो उस पर जब ये मोबाइल नहीं काम कर रहा होता, वीडियो शूट नहीं करता होता हूँ, तो फिर मैं उस काम के ऊपर लग जाता हूँ। और वो काम क्या है आपको नेक्स्ट मंथ में ही मिलेगा, लेकिन होगा बहुत ही धमाकेदार। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप इंस्टाग्राम पे चैट करके पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।